वेलकम डियर ऑल। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सोशलाइजेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बाल्यावस्था के दौरान सामाजिक विकास या सामाजिकरण। तो बाल्यावस्था आप जानते हैं कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है। कहीं कहीं पर इसके वर्षों को लेकर के थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। तो उसकी विकासात्मक विशेषताओं को हम लोग देख चुके हैं। अलग-अलग क्षेत्र में कैसे विकास होता है, विकास की विभिन्न अवस्थाओं में, हमने इसको भी डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बाल्यावस्था में सामाजिकता का विकास किस क्रम में होता है और किस हिसाब से होता है। इसके लिए मैं ये स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। सोशलाइजेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो इसमें आप देखेंगे कि छठे वर्ष में बच्चे के अंदर बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं हम लोगों को, जैसे एडजस्टमेंट, फ्रेंडशिप, पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज, और वो उस समय स्कूल भी ज्वाइन करता है। ठीक है। छठे वर्ष में आप जानते हैं कि बाल्यावस्था में ही वो अपने टीम के साथ, अपने समूह के सदस्यों के साथ ज़्यादा अच्छा महसूस करता है। उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की इच्छा रहती है उसकी। तो अब वो किसी भी समूह में जहाँ पर उसके साथ कोई समस्या नहीं उत्पन्न हो रही हो, जैसे मान लेते हैं कोई इंट्रोवर्ट टाइप का बच्चा है। हालाँकि इन्फेंसी में सभी बच्चे इंट्रोवर्टेड होते हैं, लेकिन उनका झुकाव लास्ट ईयर में दिखना प्रारंभ हो जाता है। तो जो एकदम अंतर्मुखी स्वभाव वाला है, अगर उसको हम एक्सट्रोवर्ट बच्चों के बीच में रख दें, तो एडजस्टमेंट की समस्या होगी। लेकिन एक ही मन मिजाज के बच्चों को अगर एक साथ रखा जाए, तो उन्हें कोई भी समस्या नहीं होती है। ये वो उम्र है जब वो दोस्ती करना प्रारंभ कर लेते हैं। इसके साथ-साथ उस बच्चे की जो टोली है, जो उसका छोटा-सा समूह है, उसमें वो अगर देखता है कि किसी भी प्रकार की सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है या कुछ भी सोशल एक्टिविटीज़ हो रही है वहाँ पे, तो वो उसमें पार्टिसिपेट भी करने का प्रयास करता है। और इस उम्र में जनरली सभी बच्चे स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं। ये फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट करने का टाइम होता है। इसके पहले तक का जो समय था, उस दौरान तो वो प्ले स्कूल में ही मैक्सिमम जा सकता है, लेकिन अब वो फॉर्मल स्कूल में जाना प्रारंभ कर देता है। अभी जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है, उसमें +5+3 का कांसेप्ट दिया गया है। इसका मतलब है कि मान लिया गया है कि अब बच्चे 3 साल की उम्र में स्कूल जाया करेंगे। काइंडली म्यूट योर माइक प्लीज। ठीक है। तो छठे साल में ये महत्वपूर्ण बदलाव हम लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन्फेंसी में हम लोगों ने देखा था कि पहले महीने में क्या आ रहा है, दूसरे महीने में क्या हो रहा है, पहले साल में क्या हो रहा है, दूसरे साल में क्या हो रहा है। यहाँ इस तरह से क्लासिफाई करके हम लोग चीज़ों को नहीं देखेंगे, क्योंकि बाल्यावस्था आप जानते हैं कि एक संक्रमण का भी समय होता है। तो इस समय एक जो उसकी क्वालिटी है वो दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी कर रही होती है। ठीक है। यही रीज़न है कि यहाँ पर हम लोग अलग-अलग एज के रेफरेंस में नहीं देख रहे हैं। जिसका भी माइक ऑन है, काइंडली उसको म्यूट कर लें। जस्ट अ मिनट।
तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि छठे वर्ष के बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। बचपना वाली जो बातें थी, जो भी घटनाएँ हो रही थी या जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहा था, इन चीज़ों में बदलाव देखने को मिलने लगता है। इसके साथ-साथ आप देखेंगे कि उसके अंदर स्वतंत्रता की भावना विकसित होनी शुरू हो जाती है। इसके साथ-साथ उत्तरदायित्व की भावना, उत्तरदायित्व का बोध भी विकसित होने लगता है और सेंस ऑफ एसोसिएशन पाया जाता है। ये सेंस ऑफ एसोसिएशन क्या है? साहचर्य की भावना, दूसरों के साथ मिल-जुल करके रहने की भावना को ही सेंस ऑफ एसोसिएशन कहा जा रहा है, सहयोग की भावना, ठीक है? तो ये सभी चीज़ें इस उम्र के पहले नहीं देखने को मिलती थी, लेकिन अब उसके अंदर ये चीज़ें धीरे-धीरे विकसित होनी शुरू हो जाती हैं। जनरली माना जाता है कि 6 वर्ष के बाद ही ये सभी चीज़ें विकसित होती हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कि जॉइन अ ग्रुप इन स्कूल, अपने स्कूल में वो किसी समूह को जॉइन करता है, किसी ग्रुप का मेंबर बनता है और जिस किसी भी ग्रुप का वो मेंबर बनता है, वैसा ही ड्रेस सेंस वगैरह को और गुड आइडियाज़, बैड आइडियाज़ इन सभी चीज़ों को वो लोग एक्सेप्ट करना वहाँ से प्रारंभ करते हैं, ठीक है? होता क्या है कि जब तक किसी टोली का सदस्य नहीं बनता है, तब तक उसके अंदर वो जो फ्रेंडशिप वाली भावना है, दूसरों से जुड़ने वाली भावना है, वो एक तार्किक जगह तक नहीं पहुँच पाती है। और चूँकि उसके मन में ये इच्छाएँ जागृत हो रही हैं, ये इच्छाएँ ज़बरदस्त रूप से उसको मोटिवेट कर रही हैं, दूसरों के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए। तो एक-एक बच्चे के साथ तो वो समय नहीं बिता सकता, ये बात तो है। इसके साथ-साथ एक और चीज़ वहाँ पर देखने को हम लोगों को मिलता है कि जैसे वो जिस समूह का सदस्य बनना चाहता है, उसको पहले गहराई से ऑब्ज़र्व करता है। उसके सदस्य जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, उस तरह के व्यवहार करने की कोशिश करता है। यानी पूरी तरह से आप देखेंगे कि उस टीम से, उस टोली से वो अट्रैक्ट हो रहा है और फिर उस ग्रुप को वो जॉइन कर लेता है। अब इस ग्रुप का प्रभाव उसके ऊपर क्या पड़ता है? मान लेते हैं कि उस समूह के जो सदस्य हैं, वो जिस तरह का ड्रेस वगैरह पहन रहे हैं, वैसा ही ड्रेस पहनने की कोशिश करेगा। जिस तरह के खेल वो लोग खेलते हैं, हो सकता है कि खेल के उन तरीकों को देख कर के ही वो अट्रैक्ट हुआ हो उस टोली के प्रति, तो उसी खेल वाले समूह में वो जाना चाहेगा। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे अगर उसे क्रिकेट पसंद है, तो वो क्रिकेट खेलने वाले लड़कों की टोली का सदस्य बन जाएगा। अब उसमें जो भी बच्चे हैं, जिस तरह के ड्रेस वगैरह पहन रहे हैं, जिस तरह का हेयर स्टाइल वगैरह रख रहे हैं, ये उन चीज़ों को धीरे-धीरे अडॉप्ट करना शुरू कर देगा। और चूँकि उनके साथ वो रह रहा है, समय बिता रहा है, तो वो लोग जो भी रॉन्ग और राइट आइडियाज़ एक-दूसरे से शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, वो चीज़ें ये भी धीरे-धीरे ग्रहण करना प्रारंभ कर लेता है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा-सा रुकते हैं और इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं कि ये तीनों पॉइंट जो अभी तक देखे गए, ये हमारे सामाजिकता से या सामाजिकता के विकास से कैसे जुड़ा हुआ है। देखिए, समाज में आप भी दोस्त बनाते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी संस्था, ऑर्गेनाइज़ेशन का या फिर अ, किसी इंस्टीट्यूशन का आप हिस्सा बनते हैं, है ना? ये सारी चीज़ें बाल्यावस्था में प्रारंभ हो रही हैं। बाल्यावस्था में जिस तरीके से आपने अपने व्यवहार को प्रदर्शित किया था, इस आधार पर ये एक परसेप्शन बनाया जा सकता है कि आगे चल कर के जब आप सामाजिक जीवन में प्रवेश करेंगे, तो आप बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार दिखाएँगे। लेकिन यहाँ और वहाँ में अंतर है। यहाँ चाइल्डहुड का समय है, फिक्स पैटर्न इस समय निर्मित होना प्रारंभ ही होता है, इस समय आप अपेक्षित बदलाव उसमें ला सकते हैं। लेकिन एक बार ये कंक्रीट फेज़ में पहुँच गया, तो इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव कर पाना संभव नहीं हो पाएगा।
दूसरे पॉइंट में हमने देखा कि उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, लिबर्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंस ऑफ एसोसिएशन का डेवलपमेंट होता है उसके मन में। तो जब आप सामाजिक जीवन में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता आपको होती है। आप स्वतंत्रता पूर्वक स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में अंतर है। स्वतंत्रता का मतलब है आप किसी को नुकसान पहुँचाए बिना इस तरीके से जिए कि इसके ऊपर किसी का प्रभाव ना पड़े। अगर इसी को पॉलिटिकल साइंस के लैंग्वेज में कहें तो एक राष्ट्र की सॉवरेनिटी भी ठीक ऐसी ही होती है कि वो अपना निर्णय खुद लेने में स्वतंत्र है, किसी दबाव में नहीं ले सकता। सोशल लाइफ में लिबर्टी का मतलब यही होता है कि हम जिस तरीके से अनुकूल समझे वैसा जीवन जिए और इसमें किसी का इंटरफेयर ना हो। ठीक है, लेकिन आप दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं और किसी भी नियम को भंग भी ना करें आप। दूसरी चीज होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल लाइफ में आपको तमाम तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना पड़ता है। इसकी शुरुआत कहाँ हो जा रही है? चाइल्डहुड में ही हो जा रही है। साथ ही साथ सेंस ऑफ एसोसिएशन का भी डेवलपमेंट होता है, यानी दूसरों के साथ सहयोग की भावना का विकास। जब हम सामाजिक जीवन में जाते हैं तो हम वहां पर भी यही करते हैं, हम दूसरों से सहयोग करते हैं, दूसरे हमारे साथ सहयोग करते हैं। बिजनेस सेक्टर को अगर आप इस रेफरेंस में देखना चाहें तो वहां उसके एवज में पैसे लिए जाते हैं या सर्विस के एवज में पैसे लिए जाते हैं। लेकिन जहां पूरी तरह से सामाजिकता का मामला होता है, वहां पर तो सहयोग की भावना पर ही पूरा समाज टिका हुआ है, यही उसका आधार बनता है। आप भी आगे चल करके किसी समूह का सदस्य बनते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर आप बन सकते हैं, किसी सोशल ग्रुप का सदस्य बनते हैं, है या नहीं है? जैसे मान लेते हैं कि सोशल ग्रुप की बात अगर करें तो किसी धार्मिक समूह का आप सदस्य बनते हैं, उसकी सदस्यता लेते हैं। एक ही धर्म में बहुत सारे ग्रुप हैं, जैसे इस्लाम है तो वहाँ सूफीज़्म है, शिया है, सुन्नी है, हालाँकि वो थोड़ा एक अलग मामला है। इसके साथ-साथ हिंदुइज़्म में आप आ जाएँ तो यहाँ पर आप देखेंगे वैष्णव है, शक्ति संप्रदाय है, शिव संप्रदाय है, इसके अलावा निर्गुण है, सगुण है, दुनिया भर का है इधर भी। तो आप किसी न किसी को चुनते हैं, वो आपको अच्छा लगता है, उसके विचारों से आप प्रभावित होते हैं, उसके फिलॉसफी से, उसके आइडियाज़ से आप अट्रैक्ट होते हैं और आप उसका मेंबर बनते हैं। मेंबर बनने के बाद क्या करते हैं? उस समूह के सदस्य जिस खास तरह का ड्रेस सेंस यूज़ कर रहे हैं, आप भी वैसा ही करने का प्रयास करते हैं। अगर किसी खेल के समूह का आप हिस्सा बनते हैं, तो आप उसी हिसाब से ड्रेस अप करते हैं अपना, या उसी तरह का एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप होता है। तो ये सारी चीज़ें बाल्यावस्था में विकसित हो रही हैं। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, ये हरलॉक महोदय का दिया हुआ है। आप लोग जानते हैं कि हरलॉक का शिक्षा मनोविज्ञान में काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। तो वो कह रहे हैं कि जो समूह है या जो टोली है, वो बालकों के अंदर आत्मनियंत्रण की भावना, साहस की भावना, न्याय की भावना, सहिष्णुता, अपने टीम के नेता के प्रति भक्ति की भावना और दूसरों के प्रति सद्भावना, इन सभी चीज़ों का विकास करता है। ठीक है? जिस समूह का आप सदस्य बनते हैं, उस समूह के नियम कायदे आपको मानने पड़ते हैं। उसी के अनुरूप अपना आचरण आपको करना पड़ता है। ठीक है? तो वहाँ पर आप अपने व्यवहार पर नियंत्रण करते हैं। तो सोशल कंट्रोल सॉरी सेल्फ कंट्रोल वहाँ पर डेवलप होना शुरू हो गया। अपनी टीम के लिए अपनी क्षमता से आगे बढ़ कर के आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो आपके अंदर साहस की भावना आती है, आप उसको डिफेंड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, फाइनेंशियली आप उसको सपोर्ट करते हैं, उसको सिक्योरिटी देने का काम करते हैं, उसके लिए आप हमेशा खड़े रहते हैं। तो ये सब करेजियस बिहेवियर के अंतर्गत आ जाता है। फिर जस्टिस की भावना विकसित होती है। समूह के सदस्य जब आप बनते हैं, तो वहाँ पर आपको लगता है कि हमारे समूह के किसी भी सदस्य के साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं हो, अन्याय नहीं हो उसके साथ। तो आपके अंदर जस्टिस की भावना भी विकसित होती है। फिर जिस समूह के आप सदस्य बने हुए हैं,
उसमें तरह-तरह के लोग होंगे, अलग-अलग प्रकार के लोग होंगे, उनकी मन-मर्जी अलग-अलग तरह की होगी, सोच अलग होगा, दृष्टिकोण अलग होगा, काम करने का तरीका अलग होगा। लेकिन जब सबके साथ आपको रहना ही है, तो आप में सहिष्णुता की भावना आने लगती है। आप उनको बर्दाश्त करने लगते हैं, ठीक है? इसके साथ-साथ आप में दूसरों के प्रति सिम्पैथी की भावना भी होती है, सहानुभूति होती है, क्योंकि उसी समूह के सदस्य हैं ना, तो उस समूह में किसी के साथ अगर कुछ बुरा हो जाए या कोई ट्रबल में है, तो उसको देख कर के आपको लगता है कि इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसके सुख-दुःख से आपको भी फ़र्क पड़ता है। और लास्ट में यहाँ पर एक पॉइंट उन्होंने लिखा है डेडिकेशन फॉर लीडर, जो आपका नेतृत्व करता होता है, उसके प्रति आपके अंदर समर्पण की भावना भी आती है। ये सारी चीज़ें क्यों विकसित हो रही हैं? क्योंकि बालक किसी ग्रुप का मेंबर बन रहा है, बाल्यावस्था के दौरान। आगे चल कर के ये सारे गुण सामाजिक व्यवहार के रूप में परिणत होते हैं, लेकिन जब चाइल्डहुड के दौरान ये रहता है, तो सिर्फ़ उस टीम तक वो लिमिटेड रहता है। लेकिन आगे चल कर के यही व्यापक रूप ले लेता है, जब आप सामाजिक जीवन में प्रवेश करते हैं। इसके बाद क्रो एंड क्रो का पॉइंट है, आप देख रहे हैं कि रिस्पेक्ट द टीचर्स बट नॉट अवॉइड द सेंस ऑफ फन। यहाँ क्रो एंड क्रो की बात आई है, तो इनके बारे में एक मजेदार फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। 3 तरह के क्रो के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। एक है एलिस क्रो, दूसरे हैं मार्टिन क्रो, ठीक है? और तीसरे का नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, वो आनुवांशिकता के स्टडी से रिलेटेड है। जेम्स फ्रो शायद उनका नाम है। ठीक है? ये 3 तरह के क्रो यूज़ होते हैं हमारे एजुकेशन साइकोलॉजी पेपर में। जनरली मार्टिन क्रो और एलिस क्रो का ही कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। जब जेनेटिक्स की बात होती है, तो वहाँ पर जेम्स क्रो की बात होगी। बाकी जगह पर एलिस क्रो और मार्टिन क्रो ही मौजूद हैं। अब एलिस क्रो और मार्टिन क्रो में भी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मार्टिन क्रो का रहा है, ठीक है? तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए एक बीच का रास्ता निकाला गया, लोग प्रो एंड क्रो यूज़ कर लेते हैं, हो जाता है। लेकिन जब इंडिविजुअल क्रो की बात हो, तो आप सिर्फ क्रो लिख कर के नहीं निकल सकते, आपको तीनों का पर्टिकुलर नाम देना पड़ेगा। तो क्रो एंड क्रो की जब बात होगी, तो एलिस क्रो और मार्टिन क्रो है। वो कह रहे हैं कि रिस्पेक्ट द टीचर्स बट नॉट अवॉइड द सेंस ऑफ फन। इसका मतलब है कि अपने शिक्षक का सम्मान करता है, लेकिन उसके प्रति जो मस्ती वाली भावना है, उसको अवॉइड भी नहीं कर पाता है। तो थोड़ा-सा कंट्राडिक्शन लगेगा यहाँ समझने में। जैसे आपने भी ये किया होगा, और मैंने जैसा कि आपको बताया, मैं ड्रीम इंडिया स्कूल में एज़ ए प्रिंसिपल वर्क कर रहा था, तो वहाँ पर जितने समय तक मैं रहा, उस दरमियान कई बार टीचर्स डे का प्रोग्राम आता था, और टीचर्स डे में बच्चे टीचर बन कर के तरह-तरह का एक्ट वहाँ पर दिखाते थे। तो मेरी भी नकल की जाती थी और बाकी टीचर्स की भी नकल की जाती थी। उस नकल करने की जो प्रवृत्ति थी, उसमें टीचर का अनादर कहीं नहीं था। वही पॉइंट यहाँ क्रो एंड क्रो कह रहे हैं। वहाँ पर सिर्फ वो मस्ती के लिए कि हमारे ये सर बार-बार क्या बोलते हैं, इनका तकिया कलाम क्या है? कोई एक वर्ड तो होता है ना जिसको यूज़ करते हैं बार-बार। तो वैसे वर्ड को वो पकड़ते हैं कि ये सर आ गए, तो अब ये सर आ गए, तो इसी तरह का ये व्यवहार दिखाएँगे या इसी तरह के शब्द को प्रयोग में लेंगे। कोई टीचर है, उसके चलने की नकल कर रहे हैं, किसी के लिखने की नकल कर रहे हैं, ठीक है? मेरा भी नकल होता था और बहुत ही खूबसूरती के साथ बच्चों ने नकल किया था। तो यहाँ पर टीचर का अनादर करना उनका उद्देश्य नहीं है, सिर्फ मस्ती करना उद्देश्य है उनका। लेकिन टीचर के प्रति रिस्पेक्ट की भावना कहीं से भी कम नहीं होती है। ये सारा जो गुण है, ये सब दिखने में आएगा एडोलेसेंस में, जब टीचर भी उसको कमतर लगने लगता है। जब टीचर्स में भी वो अपनी कमियाँ, मतलब टीचर के अंदर भी वो कमियाँ ढूँढने का प्रयास करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें बाद में देखने को मिलती हैं।
ठीक है, तो यही पॉइंट था क्रो एंड क्रो का। इसके बाद क्रो एंड क्रो एक और पॉइंट कह रहे हैं कि अपने प्रिय कार्यों में बहुत अधिक रुचि लेता है, जो उसका पसंदीदा काम है उसमें वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है। ठीक है, इसके साथ साथ बालक और बालिकाओं की जो रुचियां होती हैं, उनके जो इंटरेस्ट होते हैं, इसमें भी अंतर देखने को मिलने लगता है। वो बताते हैं कि यहाँ पर उन्होंने ये एग्जाम्पल यूज किया है, तो इसको उसी रूप में लिया जाए। वो कह रहे हैं कि लड़कों में देखा गया है कि जैसे जीवनी वगैरह पढ़ना या कोई अपना जर्नी के बारे में कुछ लिख रहा है, यात्रा वृत्तांत लिख रहा है, तो उसको पढ़ने में ये ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। और लड़कियों के लिए कहा जा रहा है उनके द्वारा कि लड़कियां म्यूजिक बजाने में या फिर डांसिंग, इन सभी चीजों में वो इंटरेस्ट लेती हैं। यानी ये वो दौर है जब लड़के और लड़कियों के प्रिय कार्यों के लिस्ट अलग अलग होने प्रारंभ हो जाते हैं। और ये बात सही भी है, सोसाइटी का प्रभाव कहें, जेनेटिक्स का प्रभाव कहें, जो भी कहें आप, लड़के और लड़कियों के व्यवहार में अंतर आपको दिखना प्रारंभ हो जाता है एक निश्चित समय के बाद। लड़कियों के बैठने का तरीका आप देखिए, ठीक है, लड़कों के बैठने का तरीका देखिए, लड़कियों के खेल को देखिए, लड़कों के खेल को देखिए। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जो स्पष्ट रूप से यहाँ दिखने प्रारंभ हो जाते हैं। और यही वो दौर है जहां से आगे जब वही बालक और बालिका अपने सामाजिक जीवन में प्रवेश करेंगे या प्रवेश करेंगी, तो इसी अपने व्यवहार को कंटिन्यू बनाए रखेंगी। ठीक है, जैसे इंटीरियर डेकोरेशन की बात हो जाए, गुड्डे गुड़ियों से खेलने की बात हो जाए, तमाम इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। तो जो उनका फेवरेट वर्क होता है उसमें वो डीपली अटैच्ड हो जाते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट लेने की कोशिश करते हैं। और उनका जो ये फेवरेट वर्क है, ये लिस्ट जो है, उसके ऊपर जेंडर का भी प्रभाव होता है। इसके बाद एलिस क्रो की एक लाइन आप देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नई चीजों को खोजने की प्रवृत्ति पाई जाती है इस उम्र में, लड़के हों या लड़कियां हों। नई चीजों को सीखेंगे या नई चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, नई चीजों को कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और इसको आगे चल करके फिर वो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करते समय गौरवान्वित महसूस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ गौर से आप समझिए, जब बाल्यावस्था में तब ये प्रवृत्ति पाई जा रही है, आगे चल करके इंसान क्या करता है, नई गाड़ी खरीदता है तो कोशिश करता है कि लोग उसको देखें, लोगों को ये पता चले। आजकल तो फेसबुक और व्हाट्सएप का जमाना है, आप स्टेटस में लगा लेते हैं, लोगों को पता चल जाता है। पहले ये चीजें थी नहीं। और इसी से रिलेटेड मुझे एक ऐड याद आ रहा है जो आता था इसमें, किसी हार्डवेयर से ही रिलेटेड था वो एडवर्टाइजमेंट, कि घर में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके का टैप और मार्बल वगैरह लगाया था। जो गेस्ट आ रहे हैं उनको लगातार वो फोर्सफुली पानी पिलाए जा रहे हैं ताकि वो बाथरूम जाए और हमारे बाथरूम को देखे। ठीक है, थोड़ी मस्ती के लिए मैं ये बता रहा हूँ। तो ये सर प्रवृत्ति, ओडोनिल वाला पहचान, जी सर वो ओडोनिल्स वाला ना। हाँ, कुछ ऐसा ही था, मैंने ध्यान बहुत ज्यादा नहीं दिया, लेकिन याद आ गया अभी अचानक से। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये कहाँ पे विकसित होनी प्रारंभ हो रही है, बाल्यावस्था के दौरान। बाल्यावस्था के दौरान ही वो नए चीजों को, नए विचारों को प्राप्त करने की कोशिश करता है और अपने दोस्तों के बीच शेयर करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। इसके बाद सॉरी, क्रो एंड क्रो कह रहे हैं कि 6 to 10 years के दौरान उसके अंदर लगातार वांछनीय और अवांछनीय व्यवहार विकसित होते रहते हैं। और वो कभी कभी कुछ ऐसा भी करते हैं जिसका कोई रीजन नहीं होता, बिना कारण के, ठीक है, बिना किसी वैलिड रीजन के वो किसी भी काम को कर देते हैं वहां पे।
जैसे एक प्रवृत्ति मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ बच्चों की ही प्रवृत्ति नहीं है, बड़ों में भी ये प्रवृत्ति देखने को मिलती है। जब आप घास के मैदान में बैठते हैं, तो वहाँ पर बैठे बात करते हुए आप उसको उँगलियों से तोड़ते रहते हैं। क्या रीज़न है उसका? नदी किनारे आप बैठते हैं तो पानी में कंकड़ फेंकते रहते हैं। क्या कारण है उसका? ठीक है? ये वही रीज़न है कि बाल्यावस्था में विदाउट वैलिड रीज़न आप किसी काम को करने लग जाते हैं। ये मानवीय प्रवृत्ति है, उसके मन में आता हुआ खाली क्या बैठना, चलो कुछ करते रहें। तो बात कर रहा है, उधर कंकड़ फेंक रहा है, उधर घास को तोड़ रहा है, चलते-चलते पत्ते को तोड़ डाला, कुछ भी इस तरह की चीज़ें। इसका कोई वैलिड रीज़न नहीं होता है, लेकिन ये काम वो लोग करते हैं। ये चीज़ क्रो एंड क्रो कह रहे हैं कि बाल्यावस्था के दौरान ये विकसित होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ वांटेड और अनवांटेड बिहेवियर भी रेगुलर डेवलप होते रहते हैं। देखिए, बच्चों को नैतिकता की समझ नहीं होती। पनिशमेंट या जो उनको रिवार्ड वगैरह दिया जाता है, जनरली इन्हीं चीज़ों तक सीमित रहती है बातें। इनको लगता है कि लोग गुस्सा करेंगे इसलिए इस काम को नहीं करना चाहिए। उनको ये नहीं पता होता है कि इस काम का परिणाम जो है वो इम्पोर्टेंट है और उस परिणाम के कारण हमें इस काम को नहीं करना चाहिए। लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझते। तो क्या होता है जब इस चीज़ की समझ ही नहीं होती है, तो वहाँ पर अगर कोई देखने वाला है या नहीं है, वो इस तरह का व्यवहार कर डालेंगे, जो अनवांटेड के लिस्ट में आता है। उनको पता नहीं है लेकिन ये सामाजिक नियमों के दायरे में कुछ चीज़ें, कुछ एक्टिविटीज़ वांटेड कहलाती हैं और कुछ चीज़ें अनवांटेड अवांछनीय कहलाती हैं। तो बच्चे को इसकी समझ नहीं है, बस वो करता है। समाज तय करता है कि ये वांटेड था या अनवांटेड बिहेवियर था। पेरेंट्स उसी हिसाब से उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा पॉइंट था आज का कि सोशलाइजेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं या जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, आप उसको हमारे सामने रख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? और जहाँ पर भी समस्या आए, काइंडली उसको नोट करके आप लोग रखिएगा। इस क्लास में या नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ऊपर डेफिनिटली डिस्कस करेंगे।